हम शुरुआत करें किसानों से जुड़े 3 प्रस्तावित कानूनों को लेकर जो बीजेपी के सामने एक नया सिरदर्द खड़ा कर चुके हैं। हरियाणा और पंजाब में इनका तीखा विरोध हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके विरोध में राज्यपाल से मुलाकात की, तो उधर अकाली दल ने भी यू टर्न कर लिया है। तो अब तक इन प्रस्तावित कानूनों का समर्थन कर रही अकाली दल ने कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और अब खुलकर इसका विरोध में आ गई है। पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर इन विधेयकों के खिलाफ वोट डालने का निर्देश दिए हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में भी इन कानूनों का वादा किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा है कि एमएसपी ना तो खत्म हुई है और ना होगी। देश की आज़ादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानां दे होए, किसानां दी गल होई ते आ तिन्ना लीडरां दा नाम आउंदा ते तिन्ना लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दित्ती। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्हां नूं जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए कि एमएसपी एपीएमसी के अंदर अनाज मंडी में प्रोक्योरमेंट सेंटर जहां गवर्नमेंट खड़ा करती है वहां एमएसपी मिलता है, तो वो एमएसपी मिलेगा। लेकिन जो अनाज मंडी में जाना नहीं चाहता, फ्री ट्रेड करना चाहता है और वह किसी को कहीं भी अपना सामान बेचना चाहता है, वहां उसको एमएसपी में वो तभी जाएगा जब उस एमएसपी से बाहर वो तभी जाएगा जब उसको ये ध्यान में आएगा कि एमएसपी से ज्यादा हमको दाम मिल रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों की चिंता कर रहे हैं, तो वह किसानों को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने का काम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। हमारे साथ खास मेहमान हैं बलविंदर सिंह भुंडीर, सांसद अकाली दल, हमारे साथ हैं सिराज हुसैन, पूर्व कृषि सचिव, और देवेंद्र शर्मा, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले बलविंदर जी आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, जब हर तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि एमएसपी नहीं जाएगा, वो प्रणाली बनी रहेगी, तो फिर चिंता क्यों नहीं किसानों को समझाया जा रहा? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मैडम, कि देश में जो ऑर्डिनेंस आए हैं, तीनों ऑर्डिनेंस, जिसको किसान पक्षी बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदन दुगनी करनी चाहते हैं, तब जो लोग जिसको फायदा होना है वो किसान है, और सारे हिंदुस्तान का किसान एजिटेट कर रहा है, और जिसको फायदा है वो एजिटेट कर रहा है। इसलिए उनको भरोसे में लेना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो उनके शंके है, जो आपको लेटर 200 किसान यूनियन है हिंदुस्तान में, पंजाब में 40 किसान यूनियन है, ये सब ज्वाइंटली जो है एजिटेट कर रहे हैं। पर आप कल मिलके आए हैं कृषि मंत्री से आप लोगों का एक डेलीगेशन मिला था जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, क्या उनसे बातचीत में आपको समाधान नहीं मिल पाया? और पहले तो आप इसका समर्थन कर रहे थे, बाद में आपने यू टर्न कर लिया। प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी की अगुवाई में मैं और गुजराल जी गए थे साथ। हमने कहा कि जो इनके शंके है वो दूर करिए, सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को ले जाइए। अगर सिलेक्ट कमेटी में इस ऑर्डिनेंस को ले जाएंगे, वो लोगों को सुनेंगे जो कंसर्न्ड है, जब उनके शंके दूर होंगे, जो उनके शंके है उनको दूर करिए। क्योंकि मैं जहां थोड़े टाइम में जो कह नहीं सकता, मुझे पता है क्या क्या शंके है, इसलिए मैं उस पर नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं एक ही बात कुमार की रिपोर्ट आई थी जी, मैं चलिए सिराज हुसैन जी को लेकर आती हूँ। मिस्टर हुसैन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पे जो सुझाव थे कमेटी के, क्या उसके वजह से हमारे किसान खास तौर से इन 2 राज्यों में परेशान नजर आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में? देखिए, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार ने कबूल नहीं किया। उसकी रिपोर्ट के बहुत ही कम ऐसे बिंदुओं हैं जिन पर भारत सरकार ने कोई एक्शन लिया हो या अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया हो। जो पंजाब और हरियाणा में एजिटेशन हो रहा है, एक्चुअली उसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू उसका यह है कि राज्य सरकार को यह लगता है कि जो 3500-3600 करोड़ रुपए पंजाब में मंडी टैक्स की मद में वो वसूलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खत्म हो जाए। क्योंकि आपको शायद मालूम होगा
आपके दर्शकों को मालूम होगा कि जो खरीद दालों की या तिलहनों की या कपास की होती है, उस पर भारत सरकार की ये कंडीशन है कि हम मंडी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो पहला तो ये राज्य सरकार का कंसर्न है। दूसरा कंसर्न आड़तियों का है। पंजाब और हरियाणा में 2.5% आड़तियों को मिलता है। जब भी एमएसपी बढ़ता है तो आड़तियों का कमीशन अपने आप बढ़ जाता है। तो दूसरे वो प्लेयर हैं। और तीसरे किसान हैं। किसानों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार एमएसपी पे खरीद बंद कर दे। इन तीनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एजिटेशन क्यों हो रहा है। लेकिन सिराज जी, जो तीनों बिंदु आपने उठाए हैं जायज बिंदु हैं, इस पर सफाई क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि क्या जो मंडियों के जरिए टैक्स मिलता है राज्य सरकारों को वो नहीं मिलेगा? दूसरा, क्या आड़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी? क्या तीसरा, किसानों का एमएसपी बंद हो जाएगा? इन तीनों सवालों पर आप संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इस साल क्या होगा, लेकिन अगर हम आगे का रोड मैप देखें, और मैं क्योंकि इस सेक्टर में रहा हूं 2005 से, तो भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि वो जो 3500-3600 करोड़ रुपए हर साल पंजाब में अकेले जा रहा है, उसको किसी तरह बचाया जाए। कई बार ये कोशिश हुई कि आड़तियों के कमीशन को जो 2.5% एमएसपी से लिंक है, उसको किसी तरह कैपिंग करी जाए। क्योंकि अब देखिए, जैसे 2017-18 में गवर्नमेंट ने धान का एमएसपी 13% बढ़ाया, तो आड़तियों का कमीशन अपने आप 13% बढ़ गया। जबकि कोई ऐसा नहीं है कि आड़तियों ने बहुत बड़ी फैसिलिटीज क्रिएट कर दी हो। तो ये बात किसानों को लगती है, और इसमें किसी हद तक सच्चाई हो सकती है। उनको ये लगता है कि जरूरत से ज्यादा, जितनी सरकार को जरूरत है उससे कहीं ज्यादा प्रोक्योरमेंट गेहूं और चावल का हो रहा है, और जाहिर है कि सरकार को काफी खर्चा उस बफर स्टॉक को कैरी करने में लगता है। ठीक है तो सर, मैं आपको अगर रोकूं, बात... देवेंद्र शर्मा जी को इसमें लेकर आती हूँ। देवेंद्र शर्मा, जो ये आड़तियों वाली इनकम है, कहा जा रहा है पंजाब हरियाणा में ही 2000 करोड़ थी। अब रूरल डेवलपमेंट सेस के अनुसार 6% पैडी में, 4% बासमती में, 2% कॉटन मतलब उसके लिए लिया जाता है। देवेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आड़ती एक समय समस्या भी थे किसानों के लिए, लेकिन उनके मददगार भी साबित होते थे, क्योंकि जो उनको जो कभी ऋण चाहिए होता था तो कम उसमें देते थे, लेकिन मुश्किल भी थी। आपका क्या आंकलन है इस प्रदर्शन का? देखिए, देश में कोई ऐसा व्यापार नहीं है जहां पर कि मिडिलमैन का रोल नहीं होता है। हथियार से लेकर जो भी आप चीज देखते हैं, सब में मिडिलमैन चलते हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब प्रोक्योरमेंट होती है तो मिडिलमैन का एक रोल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मिडिलमैन को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किसान को देखें। किसान ये जानते हैं और किसान समझते हैं कि ये तीनों बिल जो आ रहे हैं उनके लिए हानिकारक है। ये अनफॉर्चुनेट है कि भाई हम जो कट एंड पेस्ट कर रहे हैं पॉलिसी भारत में, वो हम अमेरिका और यूरोप से लेके आते हैं जहां की वो फेल हो चुकी है। आज क्राइसिस इतना भयंकर है अमेरिकन एग्रीकल्चर में और यूरोपियन एग्रीकल्चर में कि वो सब्सिडीज पे टिका हुआ है। ओपन मार्केट तो वहां 7 दशकों से है, और वो वहां की अगर बिल्कुल एफिशिएंट होती मार्केट्स तो इतनी सब्सिडीज देने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी भी लेटेस्ट फिगर हम देख लें ओईसीडी की, तो $246 बिलियन की सब्सिडीज ये अमीर देश देते हैं, जिसमें यूरोप भी तकरीबन $100 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट्स वहां एफिशिएंट नहीं है। यहाँ तो सरकार ये कह रही है कि किसानों को उनकी फसल का, उपज का उचित मूल्य मिले, ओपन मार्केट में वो जाकर के बेच सकें। अगर बिकेगा तो ठीक है, ज्यादा दाम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो एमएसपी तो है ही है। ये बात जरूर है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो होती है, लेकिन फिर भी वो विंडो तो ओपन है, वो बंद कहां हो रही है? देखिए, यही समझने की जरूरत है। अगर वो अमेरिका में कीमत नहीं मिल सकी, प्राइस नहीं मिल सका, तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सा वो बेनेवोलेंट ट्रेडर आ गया है या कंपनी आ गई जो किसान को उतना अच्छा दाम देगी। दूसरी बात है कि सरकार के, अगर आप पिछले कई सालों से देखें, उनके प्रयास है कि एमएसपी को खत्म किया जाए और एपीएमसी को ये वादा है फ्री ट्रेड के अंदर, उसको भी खत्म किया जाए। वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। अब पंजाब में देख लीजिए कि बासमती एक्सपोर्टर्स ने अभी कह दिया कि हम 4.5% टैक्स जो मंडी में लगता है हम नहीं देंगे, और सरकार को कहा है कि आप इसको हटाइए वरना हम बाहर जाके खरीदेंगे। जो स्पिनिंग मिल्स हैं कॉटन की और जो गिनर्स हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम बाहर जाके खरीदेंगे। तो मतलब मंडी तो कोलैप्स की तरफ चल रही है ना। जब मंडी कोलैप्स हो जाएंगे तो एमएसपी कहां देगी सरकार, मुझे ये बताइए। यही सवाल मैं सिराज जी से पूछना चाहूंगा। सिराज जी, आप कृषि सचिव रह चुके हैं, आपने बहुत बारीकी से इन चीजों को देखा है। जो देवेंद्र जी बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सोच यही है कि किसी तरह से एमएसपी को खत्म कर दिया जाए? क्या आपको लगता है कि ये आरोप सच है? देखिए, ये आरोप तो पूरी तरह सच नहीं है कि सरकार एमएसपी को बिल्कुल खत्म करना चाहती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो जरूरत से ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर हम
19-20 देखें तो हमें जो हमारा चावल का एलोकेशन था वो करीब 36 मिलियन था और प्रोक्योरमेंट हमने किया 50 मिलियन। गेहूं को अगर हम देखें तो हमारा एलोकेशन था करीब 29 मिलियन टन और हमने प्रोक्योर किया 40 मिलियन टन। तो ये सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ता है जी। मैं ये समझता हूं कि अगर हम अगले 10 साल का रोड मैप बनाएंगे, सरकार बनाएगी, जो कि सरकार को बनाना चाहिए, तो उसमें यह बात जरूर आएगी कि पंजाब और हरियाणा से धान के प्रोक्योरमेंट को कम किया जाए और पूर्वी भारत के राज्यों में धान के प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, एक संक्षेप में आखिरी सवाल देवेंद्र जी आपसे, क्या जो ये तीनों ये कानून या अध्यादेश हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या सिर्फ 6 राज्यों पर इसका ज्यादा प्रभाव होगा? क्योंकि हम ज्यादातर किसान अभी पंजाब और हरियाणा के देख रहे हैं, कुछ यूपी के देख रहे हैं। क्या आप कहां से आपको देश भर में खबरें मिल रही हैं कि हमारा किसान इन तीनों अध्यादेशों से परेशान है? देखिए ये बड़ा जो सवाल है, बड़ा उसका जवाब बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पंजाब, हरियाणा या जो आपने स्टेट्स के नाम लिए हैं उनमें थोड़ी थोड़ी प्रोक्योरमेंट मिला लें तो मिलजुल कर वो सब होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि 6% किसान है जिनको एमएसपी मिलता है भारत में, 94% फार्मर्स तो ऑलरेडी ओपन मार्केट पे। ठीक है, जाते जाते भुंडर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भुंडर जी मैं आपको लाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो आज इतना विरोध कर रही है हरियाणा में, पंजाब में, आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर के आए, मेमोरेंडम देकर के आए, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था लोकसभा चुनाव से पहले उसमें तो उन्होंने तमाम इन तीनों ही कानूनों का वादा किया था। तो आपको लगता है ना इस पर सियासत ज्यादा हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसका जवाब देने की बजाय ये कहना चाहता हूं, जब तो PL 480 के अंदर अनाज मंगाया जाता था तब तो जय किसान जय जवान का नारा शास्त्री जी लगाया और पंजाब के लोगों ने उस नारे को पूरा किया। आज देश के पास सरप्लस अनाज हो गया है। आज देश पीछे हट रहा है, किसान को छोड़ रहा है। जो पंजाब के किसान ने अपना पानी, धरती, आबो हवा सब खत्म कर ली है, इसलिए आज पंजाब के किसान की बात छोड़ दी। जब जरूरत थी तो उसको लूट लिया गया। यही जाती है हमारे साथ, जो पीछे से बोला गया है कि सरकार पीछे हटना चाहती है, कम अनाज लेना चाहती है। 23 फसलों का जो है वो नियत की जाती है, लेकिन 2 फसलें खरीदी जाती है, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, थोड़ा पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो किसान है पंजाब के, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी नेता इसका सपोर्ट करेगा गांव में घुसने नहीं देंगे। तो हमारे जो किसान हैं वो वाकई में स्थिति पर नजर बने हुए हैं। आप लोग फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं सिराज जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जो किसानों का आक्रामक रवैया है इस समय, जो उनकी परेशानी है, उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है, हालांकि इसके पीछे राजनीति भी हो रही है, कई लोग ये कह रहे हैं इसके विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस है, लेकिन किसान वर्ग परेशान तो है ही, इसको क्या हम नकार सकते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी फसलें हैं इसमें मार्जिन बहुत लिमिटेड है, किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अफेक्टेड है, उन्हें कर्जा लेना पड़ता है और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रेस है किसानों में। ये बात अपनी जगह सही है। असल में भारत सरकार को, ऐसा मेरा मानना है कि इतने बड़े कदम जब हम पॉलिसी में ला रहे हैं तो ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत थी और वो कंसल्टेशन नहीं हुआ। और ऑर्डिनेंस के पीछे एक वजह ये भी रही है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है सिराज साहब, ये कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान हुई है, उस दौरान अध्यादेश आए, तो शायद ये भी वजह है कि जो प्रक्रिया थी उसका पालन ठीक से शायद हुआ नहीं, इसलिए अकाली दल मांग कर रहा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलविंदर सिंह भुंडर साहब, सिराज हुसैन साहब और देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।